एवरीवन, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था सेल मेम्ब्रेन के जो अपन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे, वो दो देख लिए थे अपन ने। आज अपन तीसरा डिस्कशन करने जा रहे हैं। तीसरा मॉडल है माइकेली मॉडल। ये मॉडल दिया था हेलियर। पहले तो आपको साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना पड़ेगा, और तो कुछ याद रखो ना रखो, साइंटिस्ट का जरूर याद रखना होता है इसमें नाम। तो इसमें क्या होगा कि हेलियर और राफमान ने दिया था मॉडल। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसके अनुसार भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है कि दो चीज़ों से मिलकर बनती है, लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें प्रोटीन जो है वो तो चारों तरफ पाई जाएगी। ये रही, ये प्रोटीन है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको। और जो ये है लिपिड, जो कि फॉस्फोलिपिड के रूप में पाई जाएगी। अब इस लिपिड की खास बात क्या है कि इसमें लिपिड ऐसे पाई जाएगी कि एक मिसाइल स्ट्रक्चर के रूप में, आपको मिसाइल जैसे मिसाइल की स्ट्रक्चर होती है ऐसे पाई जाती है। यानी कि लिपिड का जो हाइड्रोफिलिक एंड, ये वाला ये है, ये देखो जो हाइड्रोफिलिक एंड है ये तो बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ होता है। तो इस मॉडल में ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बताया गया था कि लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हेलियर और हाफमान ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड होती है वो मिसाइल स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाएगी, मिसाइल के रूप में, और इसके चारों और प्रोटीन इस तरह से फैली हुई फॉर्म में पाई जाएंगे, यानी कि ऐसा लगता है कि एक समुद्र की तरह। तो ये है माइकेली मॉडल। और अब आता है फोर्थ मॉडल है जिसका नाम है, तो ये हो गया अपना माइकेली मॉडल। अब फोर्थ है कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई झिल्ली सिद्धांत मॉडल भी बोला जाता है इसको। और ये मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। ये एक ऐसा पहला मॉडल दिया गया था, अब तक जो 3 के दिए गए थे उसमें मोटाई वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा गया था प्लाज्मा झिल्ली की। सिर्फ इतना ही बताया गया था कि जो वो लिपिड से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। पर इसमें ऐसे बताया गया था कि उनकी मोटाइयों के बारे में बताया गया था कि प्रोटीन है तो कितनी मोटाई होगी, लिपिड है तो कितनी मोटाई होगी। तो ये कंसेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन दिया था, रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन होता है ये आपको दिखाई दे रहा है गहरी पट्टियों के रूप में पाया जा रहा है, जिसकी मोटाई है इसकी है, इस वाली पट्टी की 20 और इसकी 20, टोटल हो गई 40। और ये जो वसा है ये पाई जाएगी 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई की, द्विस्तरीय रूप में पाई जाती है, 2 परतों के रूप में इकट्ठी पाई जाती है, इसलिए अपन को द्विस्तरीय बोल रहे हैं। तो इसकी मोटाई होगी 35 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से 35 और 40 मिला के कितनी होगी? 75। तो इसने बताया था रॉबर्टसन ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी कुल मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। इसमें अब यही बात आ गई कि लिपिड होगी वो फॉस्फोलिपिड के रूप में पाई जाएगी। इसका हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ और हाइड्रोफोबिक ये अंदर की तरफ, और हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ पाया जाएगा। तो इस तरह से ये भी मॉडल बताया गया था। लेकिन ये एक अब तक बताया जा रहा था मॉडल में से अलग ही था। इसमें ये बताया गया था कि मोटाई के बारे में बताया गया था। अब अगले जो मॉडल दिए गए थे उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया था, मोटाई क्या रहेगी क्या। तो इसमें मोटाई के बारे में बताया गया था। तो ये देखो, हाँ, तो ये इसके बारे में बता दिया है। अब आता है लास्ट जो सबसे सर्वमान्य मॉडल घोषित हुआ, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको बोला जाता है हिंदी में तरल मोज़ेक या किरमीन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इसमें भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होगी, यानी कि लिपिड और प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। अब इसमें प्रोटीन जो है वो 2 टाइप की पाई जाएगी। इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि समाकलीय, ये देखिए अंदर की तरफ जो पाई जा रही है वसा के बीच में, ये वसा की परतें हैं बाहर की तरफ, डबल स्टैंडर्ड की, ये डबल हेलिकल फॉर्म में ये जो पाई जा रही है ये तो वसा है। और जो ये बीच में इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि समाकलीय प्रोटीन, और ये बाहर की तरफ परिधीय प्रोटीन, समाकलीय प्रोटीन जिसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और ये इंटीग्रल हो गई। तो इंटीग्रल प्रोटीन का यहाँ मेन रोल होता है। इसका क्या काम है इंटीग्रल प्रोटीन का कि इससे पदार्थों के आवागमन का और मतलब आने जाने का इनका काम किया जाता है। तो ये मॉडल एक ऐसा था कि जिसमें बताया गया था कि पदार्थ जो होते हैं आवागमन का कार्य कर पाते हैं किसके थ्रू? इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन का इसमें कोई रोल नहीं होता। पेरिफेरल प्रोटीन तो बाहर पाई जाती है वसा की तरफ। तो वसा होगी द्विपरतीय रूप में, प्रोटीन 2 टाइप की होगी, इंटीग्रल प्रोटीन और कौन सी है? पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन से ही पदार्थों का आवागमन हो पाता है, यानी कि कोशिका झिल्ली से बाहर जा सकते हैं पदार्थ, अंदर की तरफ आ सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है इसमें, यानी कि एक पहला मॉडल ऐसा दिया गया था ये जिसमें सब कुछ बताया गया था, यानी कि पारगम्यता, संरचना के बारे में सब कुछ बताया गया था इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था या दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बताएगा कि भाई संरचना, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सही तरीके से बताया गया था, यानी कि एक सर्वमान्य मॉडल, इसलिए इसको घोषित किया गया है। हाँ, तो यही कुछ है। और हाँ, एक और चीज़,
इसमें इंटीग्रल प्रोटीन जो अपन ने ये देखी है, तो बीच में पाई जा रही है वसा के, जो इससे पदार्थ आवागमन का कार्य कर पाते हैं। इसकी कुल प्रोटीन का होती है 70% और ये होती है 30%, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली है इंटीग्रल प्रोटीन। हाँ, तो अपन ने देख लिया है कि इस वाले मॉडल के बारे में, जो लास्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दे दिया था। अब इस मॉडल के कुछ बिंदु हैं कि भाई क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या कहा गया था इसके बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, वो अपन देखने जा रहे हैं। तो इसमें यह कहा गया था कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड जो है अर्धतलक फॉर्म में पाई जा रही है, बिल्कुल जो पहले ही बता दिया। और इसमें इंटीग्रल प्रोटीन स्थानांतरण गति करने में सक्षम होती है। स्थानांतरण गति का अर्थ आयंस इसके अंदर आ सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जा सकते हैं, यानी कि आवागमन का कार्य कर पाती है ये। इसलिए मॉडल थोड़ा अलग है, हटके, इसलिए शर्मा ने इसको घोषित किया गया है। और जो दूसरा इसका पॉइंट है इस मॉडल का, लिपिड लेयर अर्धतल स्टेज में पाए जाने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में तरलता का गुण आ जाता है, यानी कि और जो बता रहे थे मॉडल उसमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि तरलता के रूप में पाया, एक ठोस फॉर्म में बताया गया था। यहाँ पे अर्धतल रूप के बारे में बताया जा रहा है। तो ये एक इसकी स्पेशलिटी थी, एक स्पेशल बात थी। और इस तरलता की वजह से झिल्ली प्रत्यास्थ होती है, यानी कि आप जानते हो प्रत्यास्थ क्या होता है, यानी कि उसको कोई भी वो होता है, उसको मतलब अपने हिसाब से कोई भी ढांचे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वैसे के वैसे उसको उसी स्टेज में, उसकी पहले वाली स्टेज के अंदर लाया जा सकता है, उसमें चेंजेस करके। तो यही बताया जा रहा है कि झिल्ली प्रत्यास्थ पाई जाती है। तो ये हो गए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट्स या बिंदु हो गए। अब आता है इसका प्रमाण क्या थे। तो प्रमाण के बारे में बता रहे हैं अपन इस वाले मॉडल में। यह मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की अर्धतल प्रकृति को समझाता है, बिल्कुल सही है, अर्धतल प्रकृति को ही समझाता है ये। इसके अनुसार यानी कि प्लाज्मा झिल्ली वो अर्धतल है, मतलब ना तो पूरी तरह से तरल है ना ही ठोस है, अर्धतल फॉर्म में पाई जा रही है। और मोज़ेक प्रवृत्ति को समझाता है। और गत्यात्मक प्रवृत्ति का अर्थ है, गत्यात्मक प्रवृत्ति को समझाने का अर्थ है कि भाई प्लाज्मा झिल्ली में गति कैसे होती है, आयंस की, यहाँ बाहर कैसे जाते हैं, तो इस चीज़ को बताया रहा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।